The Horror Book. शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर अमरगढ़ नाम के एक कस्बे के बाहरी छोर पर एक पुराना अस्पताल खड़ा था। जीवन ज्योति अस्पताल। नाम में भले ही ज्योति यानी रोशनी हो, पर रात को वहां से गुजरने वाले लोग अक्सर रास्ता बदल लेते थे। रिया शर्मा, उम्र 24 साल, नर्सिंग की पढ़ाई अभी अभी खत्म करके निकली थी। पिता की बीमारी के इलाज का कर्ज सिर पर था और शहर में कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी उसे यह विज्ञापन मिला, जीवन ज्योति अस्पताल में नाइट शिफ्ट स्टाफ नर्स चाहिए, तनख्वाह डबल। तनख्वाह डबल सुनकर ही रिया को शक हो जाना चाहिए था, पर मजबूरी में इंसान अक्सर चेतावनियों को अनसुना कर देता है। बस से उतरकर अपना बैग कंधे पर टांगे रिया पैदल ही अस्पताल की तरफ बढ़ी। इमारत पुरानी थी, दीवारों पर सीलन, टूटी हुई खिड़कियां और मुख्य गेट पर लगा बोर्ड आधा मिटा हुआ। भीतर बस एक विंग चालू थी, बाकी पूरी इमारत बंद और अंधेरी। गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था, हाथ में लालटेन लिए, मानो बिजली पर भरोसा ही ना हो। रिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ये जगह बेहद सुनसान थी, चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। ये रास्ता तो बहुत ही डरावना है। पता नहीं मैं सही जगह आई भी हूँ या नहीं। बेटी, तुम ही हो नई नर्स? जी काका, रिया शर्मा। ऑफिस कहाँ है ज्वाइनिंग के लिए? शंकर काका ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, जैसे कोई फैसला ले रहा हो कि उसे कुछ बताएं या नहीं। ज्वाइनिंग तो हो जाएगी बेटी, पर एक बात पूछूं? पैसों की बहुत सख्त जरूरत है क्या? हाँ काका, है तो क्यों पूछ रहे हैं? शंकर काका सिर हिलाते हुए उदास आवाज में। कुछ नहीं बेटी, बस ईश्वर से यही दुआ करता हूँ कि तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन ना रुकना पड़े। शाम ढलते ही ड्यूटी शुरू होने से पहले रिया ने शंकर काका से चाय पर हिस्ट्री पूछनी चाहिए। उसे अजीब लगा कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ एक विंग चालू है और डॉक्टर भी बस दिन में 2 घंटे के लिए आते हैं। काका, ये अस्पताल इतना सुनसान क्यों है? बाकी वार्ड्स तो पूरे बंद पड़े हैं। 12 साल पहले तक ये पूरा अस्पताल चलता था बेटी। तब यहाँ डॉक्टर A.K. वर्मा सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे। बड़े होशियार सर्जन थे, पर उनके अंदर एक शैतान भी रहता था। मतलब ये कि गरीब मरीज आते थे इलाज के लिए, और रात को कुछ मरीजों के ऑपरेशन ऐसे होते थे जिनकी कोई फाइल ना बनती थी। लोग कहते थे वो मुर्दा घर में अंगों का धंधा चलाते थे। कुछ मरीज जो अंदर गए फिर कभी बाहर नहीं आए। रिया के हाथ से चाय का कप हल्का सा कांप गया। फिर क्या हुआ उस डॉक्टर का? एक रात सच सामने आ गया। एक नर्स ने पकड़ लिया था उसे मुर्दा घर में, एक बच्चे की लाश के साथ। वो बच्चा मरा नहीं था बेटी, जिंदा था। डॉक्टर वर्मा उसके अंग निकालने की तैयारी में था। भगवान! फिर? गांव वालों को पता चला तो भीड़ जमा हो गई। डॉक्टर वर्मा मुर्दा घर में ही खुद को बंद करके बैठ गया। जब दरवाजा तोड़ा गया, वो मर चुका था। किसने मारा, कैसे मरा, कोई नहीं जानता। पर उस रात के बाद से मुर्दा घर की बत्ती अपने आप जल उठती है, रोज रात 1:45 बजे। रिया ने हंसकर बात टालने की कोशिश की, पर शंकर काका की आंखों में डर सच्चा था। बेटी, एक बात गांठ बांध लो, रात 1:45 बजे के बाद मुर्दा घर की तरफ मत जाना। और अगर कोई डॉक्टर तुम्हें बुलाए, कोई फाइल साइन करने को कहे, मत करना, कभी मत करना। रात के 9 बजे रिया की पहली ड्यूटी शुरू हुई। पूरा वार्ड नंबर 7 खाली पड़ा था। बस 3 बेड पर मरीज थे, एक बूढ़ी औरत, एक शराब की लत वाला आदमी और एक बेड जिस पर चादर तो बिछी थी पर कोई फाइल नहीं थी। ये बेड नंबर 5, इसकी फाइल कहाँ है? उसने रजिस्टर देखा।
बेड नंबर 5 खाली दिखाया गया था, पर चादर पर एक हल्की सी सिलवट थी, जैसे अभी अभी कोई उठा हो। और तकिए पर एक बच्चों वाली छोटी सी रबर की गेंद पड़ी थी। रिया ने गेंद उठाई, उसे अजीब लगा और उसने वापस नर्स स्टेशन पर रख दी। कुछ देर बाद कॉरिडोर के उस पार से एक हल्की सी हंसी की आवाज आई, किसी छोटे बच्चे की। कौन है वहाँ? बच्चों का वार्ड तो बंद है इस वक्त। कोई जवाब नहीं आया, बस हंसी की आवाज और दूर होती चली गई, कॉरिडोर के अंत की तरफ, जहां बंद पड़े पीडियाट्रिक वार्ड का दरवाजा था। रिया बत्ती जलाए हुए हिम्मत करके कॉरिडोर के अंत तक गई। पीडियाट्रिक वार्ड का दरवाजा हल्का सा खुला था, जबकि शाम को शंकर काका ने खुद उसे ताला लगाते देखा था। अंदर झांकते ही उसने देखा कमरे के बीचों बीच वही रबर की गेंद पड़ी थी जो वो अभी अभी नर्स स्टेशन पर रख कर आई थी। ये तो मैंने वहां रखी थी। अचानक खिड़की के धुंधले शीशे पर किसी की परछाई उतरी, जैसे कोई चुपचाप बाहर खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। कौन है वहाँ? डर के मारे वो तुरंत पीछे मुड़ी और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी कमरे के एक कोने से एक छोटा सा साया उभरा, करीब 8 साल के बच्चे जैसा। हल्के नीले अस्पताल के कपड़ों में, चेहरा धुंधला पर आंखें साफ चमकती हुई। दीदी, मेरी गेंद डॉक्टर अंकल ने ले ली थी, वापस दे दो ना। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तुम कौन हो? मैं चिंटू हूँ दीदी। डॉक्टर अंकल कहते थे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, पर वो झूठ बोलते थे। साया धीरे धीरे धुंधला होकर हवा में घुल गया। बस उसकी हंसी की गूंज कमरे में देर तक बजती रही। रिया वहां से भागकर सीधे नर्स स्टेशन पहुंची, हांफते हुए। रिया पानी पीकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी नर्स स्टेशन के पीछे से एक आवाज आई। डर गई क्या? रिया ने पलट कर देखा। सफेद यूनिफॉर्म में एक नर्स खड़ी थी, उम्र करीब 30 साल, चेहरा पीला पर आंखों में एक अजीब सी नरमी। आप यहाँ की स्टाफ हो? मुझे तो बताया गया था आज रात सिर्फ मैं अकेली हूँ ड्यूटी पर। कविता हल्का मुस्कुराते हुए पर उदास आंखों से। मैं यहीं की हूँ, बरसों से। सुनो रिया, ध्यान से सुनना। रात 12:45 बजे के बाद मुर्दा घर से अगर कोई फोन आए, कोई बुलाए, कोई कहे कि बॉडी की फाइल साइन करनी है, तो जाना मत। और अगर जाना ही पड़े तो अपना असली नाम कभी मत बताना उस आदमी को। रिया हैरानी से पूछते हुए, आपको मेरा नाम कैसे पता? पर जवाब देने के बजाय कविता की शक्ल पर परेशानी की एक लहर तोड़ गई, जैसे उसे कहीं जाने की जल्दी हो। मुझे जाना होगा, बस इतना याद रखना, चिंटू सिर्फ डरा हुआ बच्चा है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर मुर्दा घर वाला वो अलग है। इतना कहकर कविता कॉरिडोर के मोड़ पर मुड़ी और आंखों से ओझल हो गई, इतनी जल्दी कि रिया को उसके पैरों की कोई आहट तक सुनाई नहीं दी। अगली सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद रिया की नींद उड़ चुकी थी। उसने तय किया कि सच्चाई खुद खोजनी होगी। अस्पताल के रिकॉर्ड रूम में धूल भरी अलमारियों के बीच उसे 12 साल पुरानी एक फाइल मिली, डॉक्टर A.K. वर्मा की सस्पेंशन रिपोर्ट, और साथ में एक अखबार की कतरन। अखबार की हेडलाइन में लिखा था कि एक स्टाफ नर्स ने अवैध अंग तस्करी के सबूत इकट्ठा करते हुए अपनी जान गंवाई थी, और उस नर्स का नाम था कविता मेहरा। रिया के हाथ कांपने लगे। कविता मेहरा, वही नाम, वही चेहरा जो कल रात उसने देखा था। ये तो नामुमकिन है। वो तो फाइल में एक और पन्ना था, एक पीडियाट्रिक मरीज की केस शीट, नाम चिंटू वर्मा, उम्र 8 साल, जिसकी मृत्यु ऑपरेशन थिएटर में नहीं बल्कि मुर्दा घर में दर्ज थी। तारीख के आगे लिखा था कारण अस्पष्ट। रिया समझ गई कि यह अस्पताल सिर्फ पुराना और सुनसान नहीं है,
यहां कुछ ऐसा अटका हुआ है जो अभी तक मुक्त नहीं हुआ। उसी रात जब रिया अपनी ड्यूटी पर थी, तभी सुनसान कॉरिडोर की बालकनी की ओर से किसी के धीरे धीरे चलने और फुसफुसाने की अजीब सी आवाज आने लगी। वो कांपते कदमों से उस रहस्यमय आवाज का पीछा करते करते अस्पताल के एक वीरान पड़े कमरे की बालकनी तक पहुंच गई। अगले ही पल घने जंगल की ओर से एक ऐसी खौफनाक चीख गूंजी। अचानक उसकी नजर जंगल की ओर खड़े एक पुराने पेड़ पर पड़ी। घने अंधेरे के बीच किसी की धुंधली सी परछाई पेड़ के पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। यह भयानक दृश्य देखते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर पूरी ताकत से दौड़ी और कुछ ही पल में अस्पताल के मुख्य हॉल में पहुंच गई। उस रात ड्यूटी पर रिया अकेली थी। घड़ी में 12:30 हुए थे। तभी अचानक पूरे अस्पताल की बिजली चली गई। इमरजेंसी लाइट्स भी टिमटिमाकर बंद हो गई। फिर नर्स स्टेशन का पुराना इंटरकॉम जो बरसों से खराब पड़ा था, अचानक घर घर आकर बज उठा। इंटरकॉम पर आवाज, स्टाफ नर्स, मुर्दा घर में तुरंत आइए। एक बॉडी की डिस्चार्ज फाइल पर साइन करने हैं। रिया के रोंगटे खड़े हुए। कविता के शब्द याद आ गए, जाना मत। पर तभी दूसरी तरफ से एक और आवाज आई, इस बार जानी पहचानी, शंकर काका की, बेहद घबराई हुई। शंकर काका की आवाज इंटरकॉम पर, बेटी रिया, जल्दी नीचे आओ, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है सीने में। मुर्दा घर के पास वाले कमरे में हूँ। अगर शंकर काका सच में बीमार थे तो उन्हें छोड़ नहीं सकती थी। मोमबत्ती जलाकर कांपते हाथों से वो सीढ़ियां उतरकर मुर्दा घर की तरफ बढ़ चली। मुर्दा घर की ओर जाने वाला लंबा सुनसान गलियारा बेहद खौफनाक था। दोनों तरफ टूटी फूटी दीवारें, टिमटिमाती लाइटें, सीलन की बदबू और हर कदम पर गूंजती खामोशी ऐसा एहसास करा रही थी मानो कोई अदृश्य साया अंधेरे में छिपकर उसे देख रहा हो। मुर्दा घर का भारी दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से एक हल्की नीली रोशनी झलक रही थी, जैसे कोई पुरानी ट्यूबलाइट टिमटिमा रही हो। रिया ने दरवाजा धकेला। अंदर स्टील की मेजों पर सफेद चादरें बिछी थी। मुर्दा घर का कमरा पूरी तरह शांत और हड्डियां जमा देने वाली ठंड से भरा हुआ था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा पसरा था कि रिया को अपनी ही सांसों और दिल की धड़कनों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और कमरे के बीचों बीच एक आदमी, लंबा सफेद सर्जिकल कोट में, जो जगह जगह से पुराना और सड़ चुका था। उसका चेहरा मास्क से ढका था, बस आंखें दिखती थी, बर्फ जैसी सफेद, बिना किसी पुतली के। आ गई तुम। बहुत इंतजार किया मैंने। 12 साल से एक परफेक्ट केस ढूंढ रहा था। कोई अकेली, कोई जिसे कोई ढूंढने ना आए। शंकर काका कहाँ है? मुझे उनकी आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज मैंने बनाई थी नर्स। यहां जो आवाज चाहूं बना सकता हूं। तुम्हारे डर की, तुम्हारी ममता की, तुम्हारी हमदर्दी की, सब मेरे हथियार हैं। उसने स्टील की मेज से एक पुरानी पीली पड़ चुकी फाइल उठाई और रिया की तरफ बढ़ाई। बस यहां दस्तखत कर दो, नाम लिखो, तारीख लिखो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे अंग किसी और की जिंदगी बचाएंगे और मुझे आखिरकार मुक्ति मिलेगी। रिया का शरीर जैसे सुन पड़ा। उसके पैर आगे बढ़ने को मजबूर हो रहे थे, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे उस फाइल की तरफ खींच रही हो। ठीक उसी पल कमरे के दरवाजे पर एक और आकृति उभरी, कविता, अपनी सफेद यूनिफॉर्म में, पर इस बार उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा और हिम्मत थी। रिया, दस्तखत मत करना, अपना नाम मत बोलना उसे। वो सिर्फ नाम और दस्तखत से ही तुम पर हक जमा सकता है। डॉक्टर वर्मा पलटा। उसकी सफेद आंखों में पहली बार एक झुंझलाहट दिखी। डॉक्टर वर्मा गुर्राते हुए, तुम फिर से बीच में आ गई। 12 साल पहले भी तुमने
मेरा काम बिगाड़ा था। रिया, दस्तखत मत करना, अपना नाम मत बोलना उसे। वो सिर्फ नाम और दस्तखत से ही तुम पर हक जमा सकता है। इसी पल कमरे के दूसरे कोने से चिंटू की छोटी सी आकृति भी उभरी। हाथ में वही रबर की गेंद लिए उसने गेंद को जोर से फर्श पर पटका और गेंद के उछलने की आवाज के साथ ही कमरे की सारी बत्तियां भड़क कर जल उठी। तेज चौंधियाने वाली रोशनी। डॉक्टर वर्मा दर्द से चीखा जैसे रोशनी उसे जला रही हो। इसी उलझन का फायदा उठाकर कविता ने रिया का हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ धकेल दिया। भागो रिया, अभी पीछे मत देखना। रिया ने पूरी ताकत लगाकर दौड़ लगाई, सीढ़ियां चढ़ी, नर्स स्टेशन पहुंची और वहां रखे इमरजेंसी पैनल का मेन स्विच जोर से नीचे खींच दिया। कुछ ही पलों में जनरेटर की खरखराहट के साथ पूरे अस्पताल की बत्तियां वापस जल उठी। नीचे मुर्दा घर से एक आखिरी दर्द भरी चीख सुनाई दी और फिर पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूब गया। सुबह जब डे शिफ्ट का स्टाफ पहुंचा, रिया रिसेप्शन पर बेजान सी बैठी मिली, आंखों के नीचे काले घेरे। कविता मैडम कहाँ है? रात वो मुर्दा घर में थी मेरे साथ। सीनियर स्टाफ का चेहरा उतर गया। कविता नाम की कोई नर्स यहाँ पिछले 12 साल से काम नहीं करती। कविता मेहरा, वो तो उसी हादसे में गुजर गई थी जब डॉक्टर वर्मा का सच सामने आया था। उनकी तस्वीर लगी है ऑफिस के बाहर शहीद स्टाफ की लिस्ट में। रिया की आंखों में आंसू आ गए, डर के या फिर एक अजीब से एहसान के जो उस अजनबी नर्स ने उस पर किया था, बिना किसी वजह के। शंकर काका बाहर मिले, चेहरा राहत और हैरानी से भरा हुआ। बेटी, तुम बच गई, भगवान का शुक्र है। यहाँ आज तक कोई नाइट शिफ्ट नर्स सुबह जिंदा और होश में नहीं मिली थी। रिया ने उसी दिन इस्तीफा दे दिया, पर जाने से पहले उसने आखिरी बार रिकॉर्ड रूम का रुख किया, बस ये पक्का करने के लिए कि रात की वो फाइल जिस पर डॉक्टर वर्मा दस्तखत करवाना चाहता था कहीं सच में तो मौजूद नहीं। अलमारी में बाकी पुरानी फाइलों के बीच उसे एक बिल्कुल नई कोरी सी फाइल मिली। ऊपर लिखा था रिया शर्मा, स्टाफ नर्स, भर्ती दिनांक अगले महीने की 1 तारीख, कारण पोस्टमार्टम पेंडिंग। फाइल हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ी। बाहर कहीं दूर अस्पताल की पुरानी घंटी अपने आप बज उठी, धीमी टूटी फूटी आवाज में, मानो कोई अभी भी उसे वापस बुला रहा हो। ऐसी ही मजेदार, रहस्यमयी और खौफनाक हॉरर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।